नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका 11वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 11वां चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन और कितने अंक के पूछे जाने हैं। तो देखिए, इस चैप्टर से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1 अंक के होंगे। एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आधा अंक का होगा। यहां से एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का होगा। एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाना है जो कि 1.5 अंक का होगा। कुल मिलाकर यहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होंगे। तो ये जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस चैप्टर से कुल मिलाकर छोटे मोटे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 अंक के होंगे। छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो देखिए, इस चैप्टर में से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं। पहला प्रश्न देखें आप, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या है? तो देखिए, आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है इनमें से कौन सा है? ये जो प्रश्न है वो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र से हमने यहाँ पर लिया है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में एक न्यू ऊर्जा का फोटोन है, इसकी आवर्ती न्यू है। ये जो फोटोन है ये एक तो कार्यफलन के रूप में प्रयोग में आएगा, साथ में शेष बची हुई जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसको हम के मैक्सिमम के स्थान पर हम 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर आ जाएगा h न्यू माइनस फाई नॉट। h न्यू माइनस फाई नॉट तो इस फॉर्म में तो हमारे को दे नहीं रखा है। तो जिस फॉर्म में हमारे को h न्यू बराबर यही वाली इक्वेशन के रूप में दे रखा है, तो चलिए इसी रूप में हम रख देते हैं। h न्यू बराबर जो k मैक्सिमम है उसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे जो कि 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर है। और यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा प्रकाश विद्युत समीकरण पर। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है ये हमें देखने को मिलती है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीजियम का कार्यफलन 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीजियम की दहली आवृत्ति क्या होगी? देखिए, यहां पर हमें कार्यफलन फाई नोट बराबर दे रखा है 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, दहली आवृत्ति पूछी है, हम ये जानते हैं फाई नोट बराबर h न्यू नॉट। तो ये जो न्यू नॉट है यही है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति
तो दहली आवर्ती न्यू नॉट बराबर हो गया फाई नॉट अपॉन एच। तो जो फाई नॉट है वो हमारे पास में है 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी ये जूल के इक्वल होता है क्योंकि ये जूल के अंदर इसका मापन होगा। तो जूल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होता है। तो यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, देखिए ये वाली जो वैल्यू है वो इससे 2 बार में कैंसिल हो जाएगी और 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट, सॉरी मैंने 2 गलत जगह पर लिखा है, 2 यहां आएगा। तो 2 को आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जब हम 6 से मल्टीप्लाई करें 1.6 से गुणा करेंगे तो 3.2 गुणा 10 की घात -19 प्लस में 34, तो 3.2 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज आ जाएगा। यही इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो देखिए हम क्या जानते हैं डी ब्रोगली की परिकल्पना से, डी ब्रोगली की परिकल्पना से डी ब्रोगली की परिकल्पना हमें यह कहती है लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन में पी, और पी के स्थान पर हम एम इंटू वी पुट कर सकते हैं। देन यहां से हमारे पास में आ जाएगा एच अपॉन में एम वी। तो हमारे को तरंग दैर्घ्य ही पूछिए जो कि एच अपॉन में एम वी होगी। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, गतिशील इलेक्ट्रॉन वो कण और तरंग दोनों है, कण के रूप में भी है, साथ में वो तरंग भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए तरंग के रूप में भी है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कण समान वेग से गतिशील हो तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निम्न की होगी। देखिए वेग हमें सेम दे रखा है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला यहां पर हम देख लेते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्बडा बराबर हम जानते हैं एच अपॉन में पी, और पी के स्थान पर हम एम इंटू वी पुट कर सकते हैं। वी समान होने की स्थिति में समान होने पर जो लैम्बडा है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम। तो हमारे पास में यहां पर हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा आप अधिक लेकर चल सकते हैं। 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर मैं बात करूं यहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.673 इंटू 10⁻⁻20
7 kg। फिर मैं बात करूं यहाँ पर बीटा का द्रव्यमान, जो बीटा कण है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, तो इनका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। अंत में हमें यहाँ पर अल्फा कण दे रखा है, तो अल्फा कण में 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास ऑफ अल्फा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा द्रव्यमान प्रोटॉन का है, सॉरी अल्फा कण का है, इसलिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम अल्फा कण की होने वाली है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन का संवेग 3.3 × 10⁻⁻29 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसकी आवर्ती होगी, इसकी आवर्ती क्या है? हमें यहां पर फोटोन का संवेग दे रखा है, फोटोन का संवेग फोटोन के संवेग को हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, P = h/λ, और यहां से लेमड़ा के स्थान पर हम C/न्यू पुट कर सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। हमें यहाँ पर न्यू पूछा है तो P × C/h आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। P का जो मान है वो है 3.3 × 10⁻⁻29। C यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸। h यहाँ पर 6.62 इंटू 10⁻⁻34। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे 3.3 है, वो 6.6 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 के अंदर भाग लगाएंगे तो 1.5 गुणा 10⁻⁻29 प्लस में 8 प्लस में 34। तो यहाँ से हमारे पास में 1.5 गुणा 42 में से 29 घटाएंगे तो 10⁻13 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, फोटोन की जो ऊर्जा है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हमें प्राप्त होती है। हम E = h न्यू लिख सकते हैं। हम ये जानते हैं C = न्यू लैम्ब्डा, तो न्यू के स्थान पर हम C/λ पुट कर सकते हैं। तो E बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? hc/λ आ जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ऑप्शन यहां पर देखेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोन की ऊर्जा को E = h न्यू एवं फोटोन का संवेग P = h/λ है, तो फोटोन का वेग क्या होगा? इनमें से जो फोटोन का जो वेग है वो क्या होगा? तो विद्यार्थी, जो फोटोन है फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग, तो फोटोन का वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है। कोई धातु है, उसका कार्यफलन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो देखिए, धातु तथा उसके पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतक वोल्टता 1.6 वोल्ट के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिकतम गतिज ऊर्जा यहां पर हमें
पूछी है। तो देखिए निरोधी विभव हम कह सकते हैं, अंतक वोल्टता हम कह सकते हैं, जो कि V नोट से लिखा जाता है। यहाँ पर 1.6 वोल्ट हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से हाफ mv मैक्सिमम स्क्वेयर बराबर EV नोट होता है। हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अधिकतम गतिज ऊर्जा ही पूछी है, के मैक्सिमम का मान ही पूछा है। तो के मैक्सिमम है वो EV नोट के इक्वल है। E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। V नोट का जो मान है वो है 1.6। तो 1.6 को जब आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 2.56 गुणा 10 की घात -19 जूल आना चाहिए था। वैसे ये किसी ऑप्शन के अंदर हमें नहीं दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपतित फोटोन की ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निरोधी विभव क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से क्या जानते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो देखिए आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हम ये जानते हैं कि EV नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये जानते हैं हम। हमारे को यहाँ पर आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा जो कि एच न्यू होता है, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके साथ में हमें यहाँ पर कार्यफलन, जिसे हम फाई नोट से पुट करते हैं, फाई नोट बराबर हम जानते हैं एच न्यू नोट, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो EV नोट बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो EV नोट बराबर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से E से E कैंसिल हो जाएगा, V नोट बराबर आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, और आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए ही यहां पर सही होने वाला है। देखो सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है कि प्रकाश विद्युत धारा कम हो जाएगी, जो कि गलत है। और फिर अगला ऑप्शन दे रखा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो तीव्रता से इनका कोई लेना देना नहीं है, गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घट जाएगी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही होने वाला है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब पराबैंगनी किरणें धातु की प्लेट पर आपतित होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, तो यह निम्न के आपतित होने पर उत्पन्न होगा। तो देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी जो मैं आवर्ती और तरंग दैर्ध्य है उसका क्रम मैं आपके सामने रख देता हूं।
गामा तरंगे, दूसरा है अक्स तरंगे, थर्ड है पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, फिर है सूक्ष्म तरंगे, और अंत में है रेडियो तरंगे। ये हमारे पास में 7 प्रकार की तरंगे हैं। क्लियर। अब ये देखो यहां से जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो लैम्ब्डा का बढ़ता क्रम है, लैम्ब्डा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, ये बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। या हम ये कह सकते हैं नीचे से हम ऊपर की ओर चलेंगे तो आवर्ती बढ़ेगी, नीचे से ऊपर की ओर आवर्ती बढ़ेगी। या हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो आवर्ती घटेगी। तो देखिए पराबैंगनी तरंगों से कम आवर्ती वाली ये सारी तरंगे हैं, इनकी आवर्ती कम है। यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो गामा और एक्स तरंगों से उत्पन्न हो सकता है। ये दृश्य तरंगों से, पराबैंगनी से उत्पन्न नहीं हो रहा, तो इनकी आवर्ती तो और कम है, इसलिए इन 5 तरंगों से उत्पन्न नहीं हो सकता। गामा से उत्पन्न हो सकता है, अक्स से उत्पन्न हो सकता है। हमें ऑप्शन में केवल अक्स दे रखा है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिमान फोटोन का द्रव्यमान होता है, देखिए फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। विराम द्रव्यमान है वो तो होता है शून्य, और जब फोटोन गतिशील अवस्था में आता है तो P इंटू सी बराबर होता है एच न्यू, एच न्यू। और यहां से हम P जो संवेग है वो एच न्यू बट्टे में सी से, और यहाँ पर जो द्रव्यमान है एम पी सी की फॉर्म में हम पुट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास में गतिमान फोटोन का द्रव्यमान आ जाएगा। गतिमान फोटोन का द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान, तो गतिमान फोटोन का जो द्रव्यमान है m बराबर आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वेयर। तो ये ऑप्शन में हमें डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस चैप्टर से एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी यहाँ पर हमें पूछा जाएगा। चलिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान तथा इसका चक्रण होता है। तो विद्यार्थियों, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो अभी अभी हमने चर्चा की है, शून्य होता है, जबकि इसका चक्रण 1 होता है। इसका चक्रण 1 होता है जबकि विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फिर हमें पूछा गया है देहली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान क्या होता है। तो देखिए, एक ग्राफ में आपके सामने रख देता हूं। यहां पर ये मैंने यहां पर 2 एक्सिस ली है। यदि यहां पर हम ग्राफ खींचें तो हमारे पास में एक इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या बताता है, इसको एक बार क्लियर कर लीजिए। देखिए, इस तरफ हमने ली है आवर्ती, एक तरफ हमने ली है आवर्ती न्यू, ठीक है,
और दूसरी तरफ हमने लिया है निरोधी विभव, निरोधी विभव V नॉट। तो देखिए ये जिस आवृत्ति पर इसकी वैल्यू शून्य होती है उसको हम दहली आवृत्ति कहते हैं। तो निरोधी विभव का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवृत्ति होती है जिसे कहते हैं दहली आवृत्ति कहते हैं, और जिसके नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये हमारे को दहली आवृत्ति की डेफिनेशन दे रखी है, दहली आवर्ती, इसे हम दहली आवर्ती कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान होता है। तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है, ये भी हमने एक ग्राफ से देखा है, समझाया है। तो यहां से आप ध्यान देंगे आवृत्ति जब इंक्रीज होगी तो यहां से निरोधी विभव का मान भी इंक्रीज होगा, तो निरोधी विभव का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा देकर धातु से बाहर निकालने की प्रक्रिया तापीय उत्सर्जन कहलाती है। तापीय उत्सर्जन कहलाती है, इस प्रक्रिया को हम तापीय उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। ऊर्जा के इस छोटे से पैकेट को फोटोन कहा जाता है। ऊर्जा के छोटे से पैकेट को हम फोटोन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश संवेदी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। दहली तरंगदैर्घ्य, देखिए दहली तरंगदैर्घ्य से कम तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी और दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के ऊपर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैं क्लियर कर देता हूं कि फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। तो ये जो न्यू नोट है इसको तो हम दहली आवर्ती कहते हैं, और एच सी अपॉन में लेमड़ा नोट, इस लेमड़ा नोट को हम दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब 8वां एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, फोटोन कण संघट में तथा संरक्षित रहता है। तो देखिए कौन सी चीजें संरक्षित रहती है, तो यहाँ पर संवेग का संरक्षण रहता है तथा ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो संवेग और ऊर्जा दोनों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोटोन के आघात से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने में लगा समय लगभग होता है। तो विद्यार्थियों ये जो समय है वो लगभग 10⁻9 सेकंड का समय होता है। इलेक्ट्रॉन के आपतन में और फोटोनों के आपतन में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय नहीं लगता, बहुत कम लगता है, 10⁻⁻9 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन देखें, फोटोन का आवेश होता है। तो फोटोन एक उदासीन कण होता है जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम लेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछा जाने वाला है। तो देखिए पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है कि वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परिभाषित करना है। तो देखिए क्या है कि जब धात्विक प्लेट
जब प्रकाश संवेदी सतह या हम कह सकते हैं धातु के पृष्ठ पर दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है। प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से या सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दहली आवर्ती किसे कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए आवश्यक जो न्यूनतम आवर्ती है उसको ही हम दहली आवर्ती कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, धात्विक पृष्ठ ले सकते हैं या प्रकाश संवेदी पृष्ठ ले सकते हैं। पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, दहली आवर्ती कहलाती है। दहली आवर्ती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, हमने तीसरी ये डेफिनेशन ली है। इनमें से आपको जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी इन परिभाषाओं को पूछा जा सकता है। तो धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन कहलाती है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए। देखिए डी ब्रोगली ने डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है। डी ब्रोगली के अनुसार देखेंगे आप यहां पर डी ब्रोगली क्या कहते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश तरंग के साथ में कणीय प्रकृति दर्शाता है। कणीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण भी कणीय प्रकृति के साथ तरंगीय प्रकृति दर्शानी चाहिए। तरंगीय प्रकृति दर्शानी चाहिए। ये डी ब्रोगली की परिकल्पना थी और इसके अकॉर्डिंग जो द्रव्य कणों की तरंग दैर्घ्य है लैम्बडा बराबर h/p हमें प्राप्त होती है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो देखिए आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है h न्यू, ऊर्जा वाला कोई फोटोन जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसके दो काम होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा खर्च हो जाती है, शेष जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। तो हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसको अलग अलग रूप में लिखने के लिए फाई नोट को हम h न्यू नोट के रूप में लिख सकते हैं। तो h न्यू बराबर h न्यू नोट प्लस k मैक्सिमम। तो k मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू नोट, ऐसे भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास में आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का एक रूप हो गया है। अब इसको हम दूसरे रूप में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो k मैक्सिमम है इसको हम 1/2 m v मैक्सिमम में लिख सकते हैं। साथ में इसको EV नोट के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास में देखिए क्या आ गया है, EV नोट बराबर k मैक्सिमम बराबर 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर। ये यहां पर जो v है ये वेग है, जबकि ये कैपिटल V है, ये निरोधी विभव है जो कि h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये जो इक्वेशन आई है ये भी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के तुल्य ही है। तो इस रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा V नोट इक्वल टू h अपॉन में E इंटू में न्यू माइनस h न्यू नोट अपॉन में E के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। और जब इस इक्वेशन को y बराबर mx प्लस c से तुलना करें तो हमारे को इसका ढाल और ये जो ग्राफ है वो देखिए किस प्रकार का प्राप्त होता है। जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके का प्राप्त होगा। इधर हमने ली है न्यू, इधर हमने लिया है V नॉट, तब की बातें हैं। ओके।
जो ढाल है वो एच अपॉन में ई के बराबर, और यहां से जो अंतःखंड है वो एच न्यू नॉट अपॉन में ई है, जो कि माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आरोपित विभवांतर तथा प्रकाश विद्युत धारा में ग्राफ खींचिए। आरोपित विभवांतर तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच में ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ देख लेते हैं। एक तरफ हमें लेना है देखिए आरोपित विभवांतर, ये तो है आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर एक तरफ हमने ले लिया है आरोपित विभवांतर, और दूसरी तरफ हमने लिया है प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। तो देखिए इनके बीच में जो ग्राफ है वो हमें इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। क्लियर? ये जो वोल्टेज है इसको हम निरोधी विभव कहते हैं, माइनस में होता है। यहां पर जो धारा है वो कांस्टेंट हो जाती है, धारा का मान स्थिर हो जाता है। इसको हम कहते हैं संतृप्त धारा। इस स्थिति में बहने वाली जो धारा है उसको हम संतृप्त धारा कहते हैं। यहां पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, प्रकाश विद्युत धारा है वो हो जाएगी शून्य। निरोधी विभव की स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती, तो ग्राफ है वो इस टाइप का हमें प्राप्त होगा। फिर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राही पट्टी का विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में आलेख खींचिए। हमारे को यहां पर फिर से आलेख निर्मित करना है। देखिए इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपने आवर्ती ली है, जैसे पहले आपने तीव्रता ले ली है I1, और I1 तीव्रता लेकर ग्राफ खींचेंगे तो आपको इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। फिर आप तीव्रता बढ़ा देते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, लेकिन निरोधी विभव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप तीव्रता और बढ़ा देते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान और बढ़ जाता है, लेकिन निरोधी विभव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो तीव्रता जितनी ज्यादा होगी धारा का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है। इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उसमें वेग समान था, यहां पर गतिज ऊर्जाएं समान है। देखिए हम क्या जानते हैं, लैम्बडा बराबर जानते हैं एच अपॉन में पी, और देखिए गतिज ऊर्जा बराबर हम क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², या हम p²/2m भी जानते हैं। तो p बराबर आ जाएगा हमारे पास में 2m k का रूट, तो यहां से h बट्टे में अंडररूट में 2m k। देखिए इस क्वेश्चन में k समान है, जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो समान है, तो जो लैम्बडा है वो अंडररूट में m के समानुपाती होगा, अंडररूट में m के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो m हमारे को ये पूछा है लैम्बडा मैक्सिमम के लिए m मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए।
तो हमारे पास में जो कण हैं उनमें से सबसे कम द्रव्यमान किसका है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है इनमें से 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। फिर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻27 kg, और मास ऑफ अल्फा जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का भी 4 गुना होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, सबसे कम है, अतः इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो धातु की प्लेटों P तथा Q के लिए अंतक विभव V0 और आवर्ती न्यू के बीच में वक्र दर्शाए गए हैं। इनमें से किस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन अधिक होगा? तो देखिए, कार्यफलन तो क्या होता है? कार्यफलन बराबर होता है φ0 बराबर H न्यू नॉट। तो मैं यहां पर न्यू नॉट की बात करूं तो ये इसका न्यू नॉट है P का, और ये न्यू नॉट है Q का। तो यहां पर आप देखेंगे न्यू नॉट जिसका ज्यादा होगा उसका ही कार्यफलन ज्यादा होगा। तो न्यू Q का है ज्यादा, P का है कम, अतः जो φ0 है Q का वो ज्यादा होगा φ0 P से। एक रिजल्ट तो हमें ये प्राप्त हो गया है। क्लियर? अब हमें एक और चीज पूछिए, देहली तरंग दैर्घ्य। किस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम किसकी होगी? तो देखिए, φ0 बराबर H न्यू नॉट बराबर HC अपॉन में लैम्बडा नॉट, जिसके लिए φ0 मिनिमम है, कम है, उसकी देहली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। तो φ0 P का कम है, φ0 P का कम है, कम है, अतः लैम्बडा अधिक होगा, क्योंकि φ0 है वो लैम्बडा नॉट के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां से अतः P की देहली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, लैम्बडा नॉट मैक्सिमम होगी, इनमें से ज्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ द्वारा समझाइए। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। प्रकाश विद्युत धारा, इसका मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगा, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगा। तीव्रता जितनी ज्यादा होगी प्रकाश विद्युत धारा का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। यदि यहां पर हम ग्राफ निर्मित करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होने वाली है। एक तरफ हम ले लें प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, और दूसरी तरफ हम ले लें प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता है वो प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता
एवं आवर्ती दुगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नहीं। तीव्रता से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आवर्ती से निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। यहां से आप ध्यान देंगे, तीव्रता बढ़ने पर न्यू नोट अपरिवर्तित रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता है। जबकि आवर्ती बढ़ने पर निरोधी विभव बढ़ जाता है, निरोधी विभव बढ़ जाता है। क्लियर? देखिए मैं एक ग्राफ के जरिए आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये हमारे पास में एक ग्राफ है, दो ग्राफ में यहां पर आपको समझाने वाला हूं। यहां से इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लें, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। अब देखेंगे आप यहां से जो ग्राफ है वो हमें इस टाइप के प्राप्त होते हैं। यहां पर तो है धारा और यहां पर है आरोपित विभवांतर। तो यदि आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अलग अलग तीव्रताएं हैं, ठीक है? तो निरोधी विभव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप आवर्ती बढ़ाते हैं तो जो ग्राफ है वो इस टाइप का हमें प्राप्त होगा। तो निरोधी विभव अलग अलग हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहां पर आवर्ती ν1, यहां पर ν2 और यहां पर ν3। ν3 यहां पर इनमें से सबसे ज्यादा है। एक तरफ हमने यहां पर भी धारा ली है, एक तरफ हमने यहां पर भी विभवांतर लिया है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इस चैप्टर में से हमें लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो हम जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनमें से एक जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि आंकिक प्रश्न हो। तो इस चैप्टर में से आंकिक प्रश्न के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो यहां से पहला ही आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली जो कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, इससे जुड़ी द्रव्य तरंग को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर m का जो मान है वो 0.040 kg दे रखा है। v है वो 10⁻³ या हम ये कहें 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। लैम्बडा पूछा है जो कि h/में p, h/में mv, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, m का मान 0.040 गुणा 1000। तो यहां से 6.62 बट्टे में 40 गुणा 10⁻−34 क्या आ जाएगा हमारे पास में? 4 का भाग लगा देंगे, 1.655 इंटू 10⁻−35 मीटर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में पहले भी देख लिए हैं। तो यहाँ पर लैम्बडा का जो मान है वो 3.3 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। फोटोन की ऊर्जा पूछिए जो कि E बराबर h न्यू होता है। न्यू के स्थान पर आप C बट्टे में लैम्बडा पुट कर सकते हैं। h का मान 6.62 इंटू 10⁻−34। C का जो मान है वो 3 × 10⁸ लैम्बडा की वैल्यू हमें
3.31 गुणा 10 की घात -10 दे रखी है। यहां से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 10 की घात -34 प्लस में 8 प्लस में 10 आ जाएगा, तो 6 गुणा 10 की घात 18 इसमें से कम कर देंगे तो -16 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धातु का कार्यफलन 3.31 गुणा 10 की घात 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल है, तो उसकी दहली आवृत्ति की गणना हर्ट्ज में कीजिए। देखिए कार्यफलन फाई नोट हमें दे रखा है 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। हमें यहाँ पर दहली आवृत्ति पूछी है। देखिए फाई नोट बराबर हम जानते हैं एच न्यू नोट, तो न्यू नोट बराबर आ जाएगा फाई नोट बट्टे में एच। फाई नोट की जो वैल्यू है वो 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 दे रखी है। एच का जो मान है वो हम जानते हैं 6.62 इंटू 10 द पावर -34, तो ये इससे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 0.8 गुणा 10 की घात -19 प्लस में 34, ये हमारे पास में आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.212 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 7 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज से आवृत्ति का प्रकाश से धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों अधिकतम ऊर्जा यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो हम अधिकतम चाल भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो दे रखा है उसकी वैल्यू मैं आपके सामने रख देता हूं। फाई नोट बराबर 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे हम 2.12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल पुट कर सकते हैं। इसके साथ में हमें न्यू का जो मान है वो दे रखा है 7 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। हमें यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है, तो के मैक्सिमम बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से एच न्यू माइनस फाई नॉट, एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 6.62 इंटू 10 द पावर -34, 7 इंटू 10 द पावर 14 माइनस 2.12 इंटू 1.6 इंटू 10 द पावर -19। तो देखिए यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 4.634 गुणा 10 की घात 19 माइनस में 19 आएगा, फिर गुणा में माइनस में इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.424 इंटू 10 द पावर -19। तो देखिए यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1.21 इंटू 10 द पावर -19 जूल, तो ये के मैक्सिमम है। इसके साथ में हमें बी पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, अधिकतम वेग पूछा गया है। तो के मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 m वी मैक्सिमम का स्क्वायर, तो वी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा अंडर में 2k मैक्सिमम बट्टे में m। वी मैक्सिमम बराबर आ गया हमारे पास में, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 गुणा 1.21 इंटू 10 द पावर -19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो V मैक्सिमम की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। यदि न्यूमेरिकल की बजाय आपको थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण पर आधारित ही क्वेश्चन होने वाला है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों की व्याख्या कीजिए। तो ये यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में डी ब्रोगली की परिकल्पना मैंने आपको बता भी दी है, फॉर्मूले तक आपको प्रूफ करवाया जा सकता है। फोटोन क्या होते हैं, इनके गुण धर्म आपको पूछे जा सकते हैं। इसके साथ में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती है, कोई 2 कारण लिखने हैं। तो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत की असफलता आपको इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो विद्यार्थी ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।